हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का पार्ट 6 नगर व्यापारी और शिल्पजन। देखेंगे इसमें क्या क्या है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में क्या आकांक्षा रखता होगा। इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। इस पर निर्भर करता है कि वहाँ का वो आकांक्षा किस तरह की है उसकी। अगर वो मंदिर नगर में गया तो उसके लिए अलग आकांक्षा होगी, प्रशासनिक केंद्र तो अलग अलग आकांक्षा होगी, एक वाणिज्यिक केंद्र है, वाणिज्यिक शहर है तो अलग आकांक्षा है, पत्तन नगर है तो अलग आकांक्षा है, और एक अन्य प्रकार का शहर है तो अलग तरह की आकांक्षा है। तो जिस तरीके से शहरों में जाते थे उसी तरीके की आशंकाएं वो लेकर के आते थे, आकांक्षाएं। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे, जैसे कि प्रशासनिक नगर भी थे, मंदिर नगर भी थे और वाणिज्यिक कार्यकलापों एवं शुल्क उत्पादन के केंद्र भी थे। मानचित्र एक। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार तथा शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र। यहाँ पर ये सारे में बताए गए हैं कि मध्य और दक्षिण भारत में के व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र। अब यूपीएससी में क्या हो गया है कि प्रश्न है ना, मैप से भी पूछे जाते हैं, तो ये मैप को अच्छे से देख लेना। यहाँ पर मुर्शिदाबाद है, यहाँ कलकत्ता है, यहाँ पर बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और कमालपुरम, हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है ही, स्वामी मलाई, तिरुपति, तिरुपति बालाजी और महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, उरे उरेयूर, तंजावुर, मदुरै। ये हमने पहले भी देखा था, मदुरै ये कावेरी नदी के पास है। तो ये नदियों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे मर्जी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये मैप है ना, पूरा चित्र को याद कर लेना है कि इसके जितने भी कौन कौन से स्थान कहाँ पर हैं। कुछ भी पूछ लेगा वो, बस हमें पता है कब तक पता नहीं चलता, जब तक हम पेपर देने जाते नहीं हैं। हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं और जब ऐसा प्रश्न आता है फिर हम दिमाग पे हाथ रख लेते हैं, कहते हैं यार ये तो हमने करा ही नहीं, और ये एनसीईआरटी में से था। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद ऐसा किया है, मैंने खुद ऐसे बहुत सारे प्रश्न छोड़े हैं। जब मैं प्रिपरेशन में था तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं भी छोड़ देता था, अरे इससे कौन प्रश्न पूछेगा। लेकिन जब बहुत बार ऐसा हुआ है, यहीं से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आप इनको सबको याद कर लेना। सोमनाथ, बम्बई, अहमदाबाद, अजमेर, पुष्कर, वृंदावन। आगे देखते हैं प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। अब यहाँ पर चोल राजाओं की जो राजधानी थी तंजावुर, उसके बारे में पूरी कहानी बताई गई है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। वर्ष में 12 महीनों बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर, ये हमने ऊपर देख लिया है पिछले वाले पार्ट में। जिसने वो नहीं देखा तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना। तो राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर की वास्तुकार कुंजरमलम राजरात पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। ये एक बंदे का नाम है, वास्तुकार जो थे और जिसने ये इसको बनाया था। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। अब वही एग्जाम में क्या हो गया, जैसे पिछले साल क्या हुआ था यूपीएससी के 2023 के पेपर में, नाम से प्रश्न पूछे गए थे कि ये नाम कौन थे, किससे संबंधित हैं ये लोग बाग। तो पता नहीं है वो इस बार भी क्या पूछ लें। तो आप ये भी ध्यान रख लेना, जो वास्तुकार है इस बार पूछा जा सकता है शायद, या तो अगले बार 2025 में पूछ ले, 26 में पूछ ले, पूछा तो जाएगा ही। तो पेपर का पैटर्न ही ऐसा होता जा रहा है, जो चीज़ बच्चे छोड़ देते हैं वही चीज़ एग्जामिनर पूछ रहा है। तो कुजरमलम राजराज पेरुथचन ये वास्तुकार थे। और राजराजेश्वर मंदिर राजा राजराज चोल ने बनाया था, कावेरी नदी के पास में है ये। और बस एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया है यहाँ पर। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिसमें कई मंडप बने हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं।
यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं, सैन्य शिविर बने हैं नगर में। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उर्रे उरैयूर तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दे दी है इन्होंने, तो वो ध्यान रखना। क्या है, पहले तो पानी कहाँ से आता था, कुएं और तालाबों से आता था, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर। अब ये पूछा जा सकता है जो उरैयूर नगर था वो क्यों महत्वपूर्ण था और कब के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चोल वंश चोल वंश के बारे में, चोल वंश में एक महत्वपूर्ण नगर था, तो पूछा जा सकता है। तो उरैयूर और तंजावुर, तंजावुर उसकी राजधानी थी। और सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए, सालिय बुनकर, ये जो मंदिर का जो उत्सव बनता था उसके लिए झंडे, झाड़ियाँ बनाने का कपड़ा, और राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे थे। तो कौन तैयार करते थे? सालिय बुनकर। अब ये भी ध्यान रख लेना, कौन तैयार करते थे? सालिय बुनकर। ये पूछा जा सकता है सालिय बुनकर कौन थे, क्या करते थे ये? तो सूती कपड़े वगैरह बुनते थे ये लोग। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ये एक और है दूरी पर, स्वामी मलाई में मूर्तिकार जो थे उत्तम कांस्य मूर्तियां यहाँ पे बनाई जाती थी। तो पूछा जा सकता है कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप, लंबे सुंदर और घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। यहाँ पे ये भी बनाए जाते थे। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी डिटेल नहीं है, इसमें बहुत सारी डिटेल है जो आपको याद रखनी है। ये देखते हैं क्या पूछ रहा है। आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? देखिए यहाँ पर भी तंजावुर के बारे में पूछा गया है, तो तंजावुर से प्रश्न आने की संभावना है। अब देखेंगे मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। जो तंजावुर हमने देखा वो एक मंदिर नगर भी है, और जो मंदिर नगर होते हैं वो क्या करते हैं? नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। यानी यहाँ पर जो नगरीकरण होता है वो एक थोड़ा अलग तरीके से होता है। यानी जो यहाँ पर है ना, मंदिर तो बनते ही बनते हैं, मंदिर के साथ साथ यहाँ पे नगरीकरण भी होता है। हमने देखा जब कहीं पर फैक्ट्री वगैरह बनती है तो वहाँ पर भी नगरीकरण शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से जहाँ पर मंदिर बनते हैं, मंदिर नगर, वहाँ पर भी नगरीकरण होना शुरू हो जाता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। जो नगरीकरण होता है वो जहाँ पर बहुत सारे नगर बनने लग जाते हैं, लोग बाग रहने लग जाते हैं, उसी के विकास की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। किस किस के लिए? समाज के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए। समाज के लिए आपको पता ही है, सब वहाँ सब एक साथ इकट्ठा होते हैं, और अर्थव्यवस्था में क्योंकि वहाँ पर बहुत दान वगैरह आता है तो वो उस चीज़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। ये हमने कितनी बार पढ़ लिया कि शासक जो बनाते थे वो अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, भूमि भी देते थे और धन भी अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्री और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो ये जो दान दक्षिणा दिया जाता था, इससे अर्थव्यवस्था को बूम मिलता था। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। ये ध्यान देना, घंटा धातु 3 प्रकार की तकनीक है यहाँ पर। एक लुप्त मोम की तकनीक है, इस पे भी ध्यान देना, ये पूछी जा सकती है। कांसा एक मिश्र धातु होती है, पता ही हमें कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो कांसा होता है उसमें तांबे के साथ टीन का जो एक नाम रांगे दिया गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि कांसा कैसे बनाया जाता है और टीन के बदले, क्योंकि हर किसी को टीन ही पता रहता है कि टीन, हाँ भाई तांबा और टीन, तांबा और टीन, हर जगह टीन ही लिखा रहता है, यहाँ पर रांगा लिख रखा है।
तो अगर वो पूछ लिया जाए कि कांसा किससे किससे बना रहता है और तांगा और रांगा लिख दें तो वो ये भी करेक्ट होगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देना आप। तांगा और रांगा पता होते हुए भी गलत ना हो जाए ये क्वेश्चन। कि मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए इसे बोलते हैं घंटा धातु। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। कौन सी तकनीक से? लुप्त मोम तकनीक से। अभी पूछा जा सकता है कि चोलकालीन मूर्ति कांस्य मूर्तियां जो थीं वो किस तकनीक से बनाई जाती थी, तो वो उसका नाम था लुप्त मोम तकनीक। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बना ली और इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। एक तरीके से सांचा बना लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी की खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। यही तकनीक। पहले मोम का बनाया, मोम से फिर चिकनी मिट्टी लगा दी उस पर, फिर चिकनी मिट्टी को जब वो पूरी सूख गई तो मोम को पिघाल करके निकाल दिया और उसी में जो कांसा बन गया उसी में धातु डाल दी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी और चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आपके विचार से इस प्रविधि के प्रयोग क्या क्या लाभ थे? आप देखा होगा आजकल जो मूर्तियां बनती हैं उनमें बहुत सारे इसी प्रविधि का यूज होता है, लुप्त मोम तकनीक का। यहाँ चित्र एक देखते हैं, कांस्य मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया गया है। ये जो मूर्ति है ये नाग राक्षस है, ये रहा जो नीचे इनके पैरों पर है और इन्हें इसे पूंछ से पकड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये विष्णु कृष्ण भगवान है जिन्हें, और इन्होंने ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने कैसे इसको काबुल कर लिया है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। जो कर्ता धर्ता जितने भी थे वो मंदिर के धन को व्यापार में लगा देते थे और साहूकारी में लगाते थे। शनै शनै समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। आगे ना शुरू हो गए यहाँ पर इनके मंदिरों को आवश्यकताओं पूरा करने के लिए यहाँ पर बसते चले गए। अब इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस रीति से मंदिरों के चारों ओर नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लस्वामिन, भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। अब ये एग्जाम्पल याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में जो भिलस्वामिन या भीलसा या विदिशा है और गुजरात में जो सोमनाथ है ये किस नगर के उदाहरण है? तो ये मंदिर नगर के उदाहरण है, तो ये नाम भी याद कर लेना। अन्य कुछ महत्वपूर्ण नगर मंदिर है तमिलनाडु में कांचीपुरम, मुद्देर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ये हमने ऊपर देखे थे, कांचीपुरम, मुद्देर और तिरुपति। तो जो मैप था ये इसी चीज़ के लिए था, तो इसे याद कर लेना। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। जो तीर्थ स्थल थे वो भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में है, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में है। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। ये भी पहले तीर्थ स्थल थे और धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। जो अजमेर था वो किसकी राजधानी था? चौहान राजाओं की राजधानी था। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अध्याय 8 में देखेंगे से, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। आप देखो इस पैराग्राफ में कितनी सारी डिटेल्स हैं। सबसे पहले नगरों के नाम, उत्तर प्रदेश में वृंदावन और तिरुवन्नमलई तमिलनाडु, ये ऐसे तीर्थ स्थल थे जो नगर बन गए। फिर अजमेर राजस्थान, ये किसकी राजधानी थी? चौहान राजाओं की राजधानी थी। फिर जब मुगलों ने इन पर शासन किया तो वो ये सूबा मुख्यालय बन गया। उसके बाद यहाँ पर जो सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जितने भी चिश्ती संप्रदाय से लोग थे उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान रख लेना। तो ये यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके जो दर्शनार्थी या श्रद्धालु थे वो सभी धर्मों के थे, सभी मंतों को हुआ करते थे। और अजमेर के पास ही क्या है? पुष्कर सरोवर है। पूछा जा सकता है पुष्कर सरोवर किस राज्य में है? तो ये अजमेर में है। और यहाँ पर क्या थे? यहाँ पे प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं।
अजमेर शहर में है, राजस्थान में, तो ध्यान रखना। अब प्रश्न देखते हैं। अपने जिले के नगरों की सूची बनाएं और उनका प्रशासनिक केंद्रों, मंदिर, नगरों, तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गीकृत करें। हर जगह पे जो भी जितने भी स्टेट हैं सभी में प्रशासनिक केंद्र हैं जो उनकी राजधानी होती हैं, फिर मंदिर नगर भी होते हैं, तीर्थ केंद्र भी होते हैं, जहाँ लोग बाग पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग बाग घूमने के लिए आते हैं। अब देखते हैं छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े नगरों से हुआ। जो छोटे छोटे नगर हुए थे उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े नगरों से ही हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी। आमतौर पर क्या होती थी? मंडपिका। जैसे आप सब्जी मंडी बोलते हैं वैसे ही ये मंडी होती है, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। वही है ना मंडी, तो इसका पुराना नाम है मंडपिका, जिसे मंडी बोला जाने लगा। तो ध्यान रखना, मंडपिका से संबंध किस चीज़ का है? तो मंडी से है। यहाँ पर अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थीं जहाँ दुकानें व बाजार थे, जिन्हें हट, बाद में हाट हो गया, कहा जाने लगा। आपने देखा होगा दिल्ली हाट भी है, ऐसा कहा जाता था। अब इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, कारीगर और शिल्पी जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। इन सब के अलग अलग बाजार होते थे और ये सब का कारीगर और शिल्पी थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, नगर में स्थायी रूप से भर गए हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय क्या करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने, जो आसपास और दूर दराज के जो व्यापारी थे इन नगरों में स्थानीय उपज को खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोग बाग कुछ वहीं पे ही बस गए थे जो कारोबार करते थे, कुछ इधर से उधर क्रय घूम घूम कर क्रय विक्रय करते थे और कुछ दूर दराज से आते थे और यहाँ पर स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के जो उत्पाद वो लाते थे उन्हें बेचने के लिए आते थे। जैसे मसाले, घोड़े हो गए, घोड़े की अभी भी बहुत बड़ा बाजार लगता है, कपूर, नमक, केसर, पान सुपारी, काली मिर्च, और इन सभी को याद कर लेना कि क्या क्या सामानों का आयात, क्या क्या सामानों का बिक्री होती थी, ये सब जरूरी है। नगर का एक बाजार, ये चित्र है, ये नगर का एक बाजार है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार, जो परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। किलेबंदी करके उसने महल बना लिया। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तु पर कर लगाते थे। ठीक है, अभी सामंतों ने वो बना दिया, अब उस पर ये जो व्यापार कर रहे हैं शिल्पकारी या व्यापारियों, उस पर कर लगा रहे हैं, क्योंकि मुनाफा कमाते थे। तो ये कहते थे भाई आप हमारे यहाँ से मुनाफा कमा रहे हो तो कुछ हमें भी दो, उसी को कर बोला जाता है। और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारी द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है। यह अधिकार था एक तरीके से, और कर का संग्रहण करने का अधिकार। तो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है जो करों के संग्रहण का अधिकार किसको दिया जाता था? तो स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर दिया जाता था, स्थानीय मंदिरों को, जिसका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। ये सब अधिकार थे जो आज भी पाए जाते हैं। बाजारों पर कर। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं राइट हैंड पे चित्र 3, लकड़ी की पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर। लकड़ी पर नक्काशी कर रहे हैं, देखो ऊपर कोई चित्र तो नहीं रह गया। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है। राजस्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था 10वीं शताब्दी का, उसका एक सारांश दिया गया है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो कर दिए जाते थे, जो शुल्क हैं, वो कौन कर देते थे? अभी हमने ऊपर देखा मंदिर प्राधिकारी देता है, जिन्हें अधिकार बोला गया है, और वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे, वस्तुओं के रूप में। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हैं? शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई,
नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में वसूले जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है? अब तो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। वे किस प्रकार वसूले जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है? ये तो आपको पता ही हो किस प्रकार वसूले जाते हैं। जीएसटी है। तो ये सारे याद करने हैं आपको कि कौन कौन से कर लगाए जाते थे, किस किस पे कर लगाए जाते थे, ये पूछा जा सकता है। इसमें से एक दो भी पूछ लिया तो भी आपका सवाल गलत हो जाएगा अगर आपने ये याद नहीं किया तो। बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग, ये जो बंजारे लोग हैं इससे प्रश्न पूछा गया है एक बार। बंजारे कौन थे तो ध्यान देना। और बंजारे व्यापारी थे। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी ने। पेपर उठा के देख लेना पिछले साल के। और ये 7th क्लास के एनसीईआरटी में ही है, ये देख लो। तो बंजारे थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे। जो कई व्यापारी थे जैसे कि घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बना लेते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। संघ का यही तो फायदा होता है, सब एक हो जाते हैं और एकता बन जाती है और हम जो बार्गेनिंग होती है वो अच्छे से कर सकते हैं। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे। काफिले बनाकर, पुरानी फिल्मों में देखा होगा बहुत सारे लोग एक साथ काफिले बनाकर जाते हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ बनाते थे। क्या बनाते थे? व्यापार संघ, यानी जिसे बोलते हैं गिल्ड। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है गिल्ड क्या थे? तो व्यापार संघ थे। और ये क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि उनको हितों की रक्षा करनी होती थी, अपने हितों की रक्षा करनी होती थी, क्योंकि उन्हें कोई लूट वूट ना ले। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है मणिग्रामम और नाना देशी थे। कौन से हैं? सबसे प्रसिद्ध है मणिग्रामम और नाना देशी। अब इनसे भी प्रश्न बन सकता है मणिग्रामम नाना देशी क्या थे? तो ये संघ थे, व्यापारिक संघ थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। और दूसरा ये पूछा जा सकता है इसमें सेंटेंस अगर बने तो, कि ये कहाँ कहाँ तक व्यापार करते थे? तो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ भी व्यापार करते थे और प्रायद्वीप के भीतर करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया में करते थे, चीन के साथ भी करते थे। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे। चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। ये भी चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल हैं। जो गुजराती व्यापारी होते हैं वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। कितनी दूरी तक व्यापार होता था इनका। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। यह आयात और निर्यात वाले सामान है, इन्हें भी ध्यान कर लेना। वो क्या क्या लेकर के आ रहे हैं और क्या क्या बेच रहे हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि भाई क्या क्या आयात किया जाता था, क्या क्या निर्यात किया जाता था। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। जो पश्चिमी तट पर यहाँ पर के नगरों में बहुत सारे अरबी जो समुदाय थे वो बस गए। फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे आगे यूरोपीय बाजारों में पहुँचाते थे। उनमें उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाईं। ये सारी चीज़ें ही यूरोपियों को भारत तक खींच लाईं और इसी की अच्छाई की वजह से ही ये एक उपनिवेश बन गया। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे बढ़ेंगे। प्रश्न देखते हैं क्या किया जा रहा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं इस काल के दौरान लोगों और माल का आना जाना लगा ही रहता था, हमें पता ही है। आपके विचार से इस आवाजाही
का नगरों और गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। अब जो जनजीवन होता है उस पर दोनों प्रभाव पड़ते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये होता है कि अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आप अपना व्यवसाय कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से थोड़ी भीड़ भाड़ भी बनती है, और हमने देखा कि वो कुछ सामंत वगैरह किले बना लेते थे तो कर वगैरह भी वसूलते थे। तो वो जो कर वसूला जा रहा है वो अच्छे के लिए भी वसूला जा सकता है या बुरे के लिए भी। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो, अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव, और जो जनजीवन पर भी प्रभाव देखे जा सकते हैं। नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाइए, और जो कारीगर रहते थे नगरों में उसकी सूची बनाने के लिए बोला जा रहा है। अब चलते हैं काबुल पर। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। जो काबुल था अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ, हमने काबुल देखा था पीछे मैप में, देखते हैं पीछे फिर से। ये रहा काबुल। काबुल राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार प्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। काबुल और कांधार किससे जुड़े हुए थे? प्रसिद्ध रेशम मार्ग से। काबुल और कांधार, साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था, घोड़ों का व्यापार। 17वीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि जो बैप्टिस्टे टैवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। अब ये एक हीरो का एक सौदागर है। इस प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन था, तो ये हीरो का सौदागर था, ये जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियर, हीरो का एक व्यापारी। भारी रकम समझी जाती थी। काबुल के मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं फिर से वही आयात निर्यात जो भी हो रहा है, तो मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल और गुलाम, ये सब, तो गुलाम भी लाए जाते थे यहाँ पर बेचने के लिए। नगरों में शिल्प, अब इसको पढ़ते हैं। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। जो बीदर एक जगह का नाम है, उसके जो शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी के जड़ाई के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, तो इसमें जो इस शिल्प का नाम ही क्या पड़ गया? बीदरी। एक और टर्म आ गया आपके याद करने के लिए, बीदरी। और ये टर्म है ना एक साथ में याद नहीं होंगे, इस पूरे सेकंड, सिक्स्थ और सेवन्थ की एनसीईआरटी में बहुत सारे टर्म दे रखे हैं, और ये आपको ना बार बार पढ़ के रिवाइज करके एक जगह लिख करके फिर उनके क्वेश्चंस करके तभी याद होंगे। और इन सबसे सबसे अच्छा होता है याद करने का टेस्ट देने के लिए, टेस्ट देना। जितना टेस्ट दोगे आप उतना ये टर्म आप बार बार आएंगे और आपको बार बार में फिर याद हो जाएंगे। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, पांचाल में है विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। ये सारे क्या थे? पांचाल बोला गया है। और पांचाल में क्या क्या शामिल है? इसे विश्वकर्मा समुदाय भी बोला गया है। इसमें शामिल है सुनार, कैसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। अब आपने देखा होगा कि इसमें जो सुनार है उनकी सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा बदल गई है, उनकी स्थिति बहुत वो हो गए, एक तरीके से अमीर बंदे हो गए, लेकिन लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, कसेरे ये थोड़ा सा अभी कमी है। और आपको पता ही होगा जो भारत सरकार है वो राजमिस्त्री पे, लोहार पे, बढ़ई पे, इनके इनके कल्याण के लिए कितनी सारी योजनाएं बना के लेकर के आ रही है। मंदिर को निर्माण के लिए आवश्यक थे, हमने देख लिया। अब इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या केकुलोर जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे, और वे मंदिरों को भारी भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो यहाँ पर सालियार या केकलोर ये बुनकर थे, ये भी बहुत समृद्ध हो गए थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। में विशेषज्ञता होगी जिसमें वही अच्छा काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब ये चित्र 4 है यहाँ पर।
पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। जो ये पीतल है उसमें ये जो काला काला ये काला आवरण लगाया गया है और ये पीतल का ये मोमबत्ती दान है, इसमें मोमबत्ती रखी जाती थी। अब शॉल का बॉर्डर, ये एक शॉल का बॉर्डर है। आपने देखा होगा आज भी शॉल के ऐसे बॉर्डर होते हैं। शहरों के बदलते भाग्य, अब यहाँ पर इनके कैसे भाग्य बदल रहे हैं। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद यानी गुजरात, जो गुजरात में है, जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। ये भी हमने मैप पे देखा था। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। जो तंजावुर था वो सिकुड़ गया और अहमदाबाद था जो महत्वपूर्ण हो गया। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद किस नदी पर था। भागीरथी नदी पर, पश्चिम बंगाल में है और ये किस लिए जाना जाता था, रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। फिर अहमदाबाद और तंजावुर ये भी शहर हैं जिन्हें आपको देखना है। अब मुर्शिदाबाद वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। इंग्लैंड, या हम जब आधुनिक भारत देखेंगे यानी अगले जो एनसीईआरटी देखेंगे हम 8th क्लास की, उसमें और अच्छे से पता चलेगा हमें। अब यहाँ पर एक चित्र देख लेते हैं। हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का दृश्य। अब ये जो हम्पी है इससे एक प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में पहले, तो इसमें मेल था कि हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो यानी ध्यान रख लेना, ये 3 ऑप्शन थे, 3 में से ना बस एक हम्पी ही गलत था। अगर आप 3 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन कट कर देते तो आपका आंसर आ जाता। तो वहाँ पर यूपीएससी ये नहीं पूछना चाह रहा है कि आपको और बाकी का पता है या नहीं पता, मुझसे बस ये पूछना है कि जो एनसीईआरटी में हम्पी दिया गया है बच्चे को इसके बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए। तो आपको बस हम्पी के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे ही हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, नज़दीक से एक नज़र, हम तीनों पे एक नज़र डालेंगे नज़दीक से। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, हम्पी किसके लिए प्रसिद्ध था, वास्तुकला के लिए। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यही प्रश्न पूछा था कि वो किस पर स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडोर से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। जो किलेबंदी थी वो उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों का निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पूछा जा सकता है जो हम्पी का हम्पी में जो किलों की निर्माण हुआ था उसमें किसी गाढ़े चूने का यूज़ किया गया था या नहीं। तो ऐसा नहीं था, किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया आपस में। लॉक वाली पद्धति अपनाई गई थी इसमें, जिसमें ये फंस जाते थे। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ की शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। शाही भवनों में क्या थे, मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे और जिनमें क्या बने थे, मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिसमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। अब यहाँ से ये सारा चीज़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है और इससे पहले एक प्रश्न पूछा भी गया है। जैसे कि यहाँ पर ये मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं और आले हैं, मेहराब है, गुंबद है, विशाल कक्ष हैं शाही भवन में। और समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहा। तो ये समृद्धि काल में हम्पी कई ये सांस्कृतिक और वाणिज्यिक गतिविधियां यहाँ पे होती रही थी। और यहाँ पर मुस्लिम सौदागर थे, चेट्टियाँ थीं और पुर्तगाल थी। यहाँ पर अंग्रेज नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर अंग्रेजों का नाम दे दे तो यूरोपीय व्यापारियों में अंग्रेजों का नाम दे दे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मुस्लिम सौदागर थे, चेट्टियों और पुर्तगाली बोला जा रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, पुर्तगाली है, अंग्रेज नहीं है, ब्रिटिश नहीं है।
तो कहीं इसमें प्रश्न पूछा जाए कि हम्पी में जो समृद्धि काल था उसमें जो अंग्रेज ने बहुत मुनाफा कमाया, तो ये गलत होगा। यहाँ पर पुर्तगाली है और मुस्लिम सौदागर है, चेट्टियाँ हैं। तीनों के तीनों याद कर लेना। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। जो मंदिर होते थे वो किसके केंद्र होते हैं? सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। देवदासियां विरूपाक्ष यानी जो शिव थे, मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य क्या करती थी। जो देवदासियां होती थी, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, जब हम इस पर और अच्छे से पढ़ेंगे, जो देवों के लिए मंदिरों में नृत्य किया करती थी, जो लड़कियां और औरतें नृत्य क्या करती थी, उन्हीं को बोला जाता था देवदासियां। तो ये विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य क्या करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। तो यहाँ का पर्व का भी पूछा जा सकता है कि हम्पी का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। तो ये नवरात्रि पर्व, जिसे महानवमी बोला जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों के नजराने उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। यहाँ पर ये विजयनगर की जो पराजय हुई, और किस किसने पराजय करी थी? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। यहाँ पर बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई और इसमें हम्पी का विनाश हो गया। चित्र 7 देखते हैं। हम्पी के विट्ठल मंदिर का एक पत्थर का बना रथ। तो ये ध्यान रख लेना, जो विट्ठल मंदिर है वो कहाँ का है? हम्पी में है। और यहाँ से पत्थर से बना हुआ एक रथ मिला है। ये इसके पहिए हैं और ये पूरा रथ है। ये मंदिर टाइप का पूरा लग रहा है। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। अब एक और फैक्ट आ गया। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किसने करवाया और कहाँ हुआ था? तो मालदेवी नदी के ऊपर हुआ था ये, और ये था विजयनगर में। और निर्माण हुआ कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया। एक विशाल झील के निर्माण के लिए कृष्णदेव राय ने एक झील का निर्माण किया था, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। एक किलाबंद नगर। अब इसके बारे में देखते हैं। किलाबंद नगर एक पुर्तगाली यात्री डोमिंजो पेंज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी शहर नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक नमूना है, जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों का अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। आपके विचार से यह नगर किलेबंद क्यों था? यहाँ पर एक किलाबंद नगर है जो हम्पी के बारे में बताया गया है। तो अगर प्रश्न में पूछे कि जो ये नगर थे किलेबंद थे, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। वाणिज्यिक केंद्र देखते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता था। अभी हमने देखा था नगर केंद्र और वाले मंदिर केंद्र। अब वाणिज्यिक केंद्र और हुंडी, इससे ध्यान रखना है। इससे प्रश्न पूछा गया एक बार हुंडी से। यह एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी से प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है, इसे हुंडी कहते हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। अब अभी हमने हम्पी देख लिया, अब हम सूरत देख रहे हैं। तो सूरत को क्या बोला जाता है? पश्चिम का प्रवेश द्वार बोला जाता है। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंबात, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में
पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। इसको कितने सारे द्वार कहा जाते हैं? तो पश्चिम का प्रवेश द्वार, और ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया जो व्यापार होता था उसके लिए मुख्य द्वार। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 7वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। अब यहाँ पर जो प्रश्न आया ये वाला 7वीं शताब्दी में, ये प्रश्न पूछा भी गया है पीसीएस में कि 7वीं शताब्दी में वहाँ पर पुर्तगालियों के, डचों के और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। तो ये क्या है? ओविंगटन एक इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं, जो सूती कपड़े को थोक में और फुटकर में बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध थे। अभी फिर से एक और प्रश्न, सूरत के जो वस्त्र थे किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जो जरी कहते हैं उसे, उसके लिए प्रसिद्ध थे, और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध था। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर से आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। जो राज्य ने, राजाओं ने यहाँ के, वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल थे। भव्य भवन थे और असंख्य मनोरंजक स्थल भी थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुड्डियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। देखो कहाँ तक इसकी हुड्डियों को मान्यता प्राप्त थी। और हमने हुड्डी पढ़ लिया था, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसको व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी, और इसका हम यूज़ कहीं पर भी कर सकते थे, और इसको दे करके हम जो जिसमें राशि लिखी गई है वो राशि को प्राप्त कर सकते थे। तो इन हुड्डियों को कहाँ तक मान्यता प्राप्त थी? मिस्र में काहिरा में, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में इसे मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। कौन से थे? पहला, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि। ये पहला कारण हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि। दूसरा कारण, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, जो वर्तमान मुंबई है, से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। ये आज के बता दिया, आज भी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। तो दूसरा कारण था पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, और तीसरा था बम्बई से प्रतिस्पर्धा। जहाँ 1668 में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था, तो बम्बई से प्रतिस्पर्धा हो रही थी, इसलिए इस सूरत का स्थान थोड़ा घट गया। अब जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम के बारे में देखेंगे हम। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ये नगर था कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। अब जितना भी आप ये पढ़ रहे हो, इससे आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने अपनी जो फैक्ट्री थी यहीं पर ही क्यों बनाई थी। आपने देखा अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री भी यहीं सूरत में बनाई थी, और उससे पहले अपने मसूलीपट्टनम में भी बनाई थी। तो ये केंद्र थे, ये वाणिज्य के केंद्र थे, और इसी में ही इसलिए इन्होंने सबसे अपनी फैक्ट्री बनाई और उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। तो इन सारी कहानियों से हमें ये पता चलता है कि अंग्रेजों ने यहीं पर क्यों बनाई थी। इस क्यों का जवाब मिलता है हमें। हॉलैंड तथा इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बोला जा रहा है ना, नियंत्रण प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मसूलीपट्टनम का जो किला है वो किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने बनाया था। और मसूलीपट्टनम में ही जो आंध्र तट पर नियंत्रण के लिए किस किस में होड़ लगी थी? हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों में होड़ लग गई थी, और ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था।
गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापारी पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धिशाली बना दिया। यहाँ पे नगर आबादी बढ़ गई यहाँ पर, और नगर भी समृद्धशाली बन गया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिस्पर्धी सूबेदार मीर जुमला ने, जब गोलकुंडा पर मुगलों ने अपनी बढ़ा ली तो उनके जो प्रतिनिधि थे सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को अपना आपस में भिड़वाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने तिकड़मबाजी शुरू करी और यहाँ पर तीन हो गए, एक तो हॉलैंड वासी हो गए, अंग्रेज हो गए, और यहाँ पर जब फिर मुगल भी, जब मुगल थे और इनके जो प्रतिनिधि सूबेदार थे मीर जुमला, जो मीर जुमला ने हॉलैंड वासियों को और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस बादशाह ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, तो वो थे औरंगजेब। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। यूरोपीय कंपनियों के सामने जब वहाँ पे औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने में मिला लिया था, कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जो कंपनी के जो नए नए केंद्र होते थे, बस वो उत्पादन केंद्रों के साथ ही संबंध नहीं बनाना चाहते थे जो भीतर प्रदेश के उत्पादन थे, लेकिन वो राजनीति में भी चाहते थे, प्रशासनिक में भी और वाणिज्यिक में भी, इन तीनों पे चाहते थे। और यही सोच बाद में भारत पर एकाधिकार के रूप में पूरी हुई। तो राजनीतिक, उन्होंने अपनी राजनीति भी हाथ में ले ली, प्रशासनिक को भी कंट्रोल कर लिया, प्रशासनिक व्यवस्था को भी, और वाणिज्यिक को के लिए तो वही सब कर ही रहे थे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता और मद्रास चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। यहाँ पर भी इसका अंत हो गया और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया, और आज वह छोटे से जीर्ण शीर्ष नगर से अधिक कुछ भी नहीं है। मछुआरों का एक गरीब नगर, देखते हैं इसमें मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। मसूलीपट्टनम के बारे में जानकारी दी जा रही है यहाँ पर। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चारदीवारी के, और खराब तरीके से बना हुआ है। ना ही यह अच्छी जगह स्थित है और इसकी सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी, हमारे यहाँ पर अंग्रेज हैं वो इसलिए हमारे बोल रहे हैं, और हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिया, मैंने आपको बताया अभी, वही रीज़न है व्यवसाय करने का। गुमाश्ता, अब इसको याद कर लेना, गुमाश्ता क्या है। तो यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी, तो उन्हें को बोला जाता है गुमास्ता। इसको याद कर लेना। तो कौन थे गुमास्ता? यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक जो गतिविधियों के जो प्रभारी अधिकारी थे, उनको गुमास्ता बोला जाता है। इसे याद करना है आपको। नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। जो यूरोप के देश थे वो व्यापारिक उद्देश्यों से मसाले और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अब इसके बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, ये तो हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने जो घटना चक्र की हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके भी शुरू कर दिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं एंड में वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। उसमें आपको ना ये सारी चीज़ जितनी भी आपने पढ़ी हैं अभी, वो अच्छे से उसमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
मतलब अच्छे से तो इसमें भी समझ में आ रही है, उसमें आपको ना उसकी आगे की कहानी पता चल जाएगी और ये पता चल जाएगा वो सब क्यों हुआ था। तो उसमें भी लिखा हुआ है सारा क्या, अंग्रेज, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसियों ने तो वो कर लिया, उसमें बस बताया गया, लेकिन क्यों किया उसका रीज़न यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसलिए वजह से उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अब प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। अब ये भी मुकाबला नहीं कर पाए, ये पूछ सकता है कि ये बड़े भारतीय व्यापारी थे जिन्होंने इन लोगों का मुकाबला किया था। तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी बोरा, ये बड़े व्यापारी थे, और जिन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सारी जितनी भी थी, अंग्रेजों की, हॉलैंड वासियों की, फ्रांसीसियों की, इनका थोड़ा सा मुकाबला किया, लेकिन ज़्यादातर नहीं कर सके। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में, यहाँ पर ध्यान देना, भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में उन्होंने नौ शक्ति का तो यूज़ किया ही किया। ठीक है, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण भी कर लिया, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ थी वो ये था, भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। समझे, यही चीज़ थी सबसे ज़्यादा। अगर ये नहीं हो पाता तो उसकी कितनी भी पावर होती, शक्ति होती, कैसा भी नियंत्रण करते, उन्होंने भारतीयों का यूज़ भारतीयों के लिए ही कर दिया, उनके खिलाफ ही कर दिया। अतः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। यहाँ पे पूरा नींव बता दी कि कैसे सब कुछ हुआ। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांगों में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, यानी बढ़ते चले गए ये। किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पजनी पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे। किसके में काम करने लगे? पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह है कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। एक तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, और जो जिससे पहले पैसे ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उन्हीं के लिए करेंगे। तो इससे यहाँ पे इसकी स्वतंत्रता कम हो गई, ये अपना व्यवसाय नहीं कर रहे थे। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। तो ये एक नकारात्मक स्थिति थी। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। यहाँ पर प्रमुख नगर, ये शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, दोनों में परिवर्तन आ गए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। तो यहाँ पर ध्यान देना, ब्लैक टाउन्स कहाँ पर थे और ये किसने बनाए थे? तो यूरोपीय कंपनी द्वारा बनाए गए थे, और यहाँ पर बहुत सारे कारीगर वगैरह स्थानांतरित हो गए थे। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों, ब्लैक मतलब देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, इसलिए बोला गया ब्लैक टाउन, क्योंकि वो अपने आप को गोरे समझते थे, गोरे और ये काले। तो ब्लैक जो वहाँ के जो नॉर्मल लोग होते थे, देसी लोग, उनको बोला गया था और उनको ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बसाए। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि ये फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है और फोर्ट सेंट विलियम कहाँ पर है? तो ये ध्यान रख लेना, ये मद्रास में है फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में है फोर्ट सेंट विलियम। ये सब इन्होंने और इन्होंने ब्लैक टाउन में, तो हमारे लोगों को ब्लैक टाउन में एक सीमित कर दिया और खुद ने हमारे देश पे राज करने के लिए और अपने अपने फोर्ट बना लिए, बहुत शानदार कोठियाँ बना ली। आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकलाओं और तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष में पढ़ेंगे, यानी वही अगले साल जब 8th क्लास की एनसीईआरटी आएगी, मॉडर्न इंडिया, उसमें देखेंगे हम। तो बने रहना मेरे साथ, हम पढ़ेंगे उसको भी। चित्र 8 देखते हैं। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क, ये एक सड़क है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, लोग बाग हैं, ये उठा रहे हैं, ये पूरी सड़क है यहाँ पर। वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से सबसे अनेक नाविक
भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक जो पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो ये कहाँ कहाँ से भारत पहुंचे थे पुर्तगाली नागरिक? जो वास्को डी गामा थे अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। ये प्रश्न पूछा जाता है 1498। आप मेरी वो हिस्ट्री की सीरीज देखोगे तो उसमें कितने सारे ऐसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कालीकट कब पहुंचा वो 1498 1498। इतनी बार वो कराए कि अब तो याद ही हो गया 1498 पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। जो पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन लौट गया। सॉरी मैंने लिस्बन बोलेंगे इसे। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। कितने सारे लोग मर गए। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले और खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। ये वास्को डी गामा का चित्र है। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है और वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा, वेस्ट इंडीज, यानी वो वेस्ट से जा रहा था इंडिया को ढूंढने के लिए, तो इसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ये सब इन्होंने तहस नहस कर दिया। तो हमने यहाँ पर देखा 2 के बारे में, कोलंबस, वास्को डी गामा के बारे में और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। और ये कब कब आए थे से प्रश्न पूछा जाता है। आप जो मेरी सीरीज चलाई जा रही है मेरी हिस्ट्री की उसको देख लेना, उसमें हिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर पूरा कर रखा है मैंने। उसका और मैं दूसरी और भी वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ उसमें। कल्पना करते हैं आप 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिमी एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में आप कैसे तैयारी करेंगे? पुरानी मूवी देख लेना, पता चल जाएगा कोई कैसे तैयारी करेंगे। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देख लेना। चलिए ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह में बसे हुए समुदाय। इससे भी यूपीएससी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो ये सारे चैप्टर है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको हम देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।